मर्चेंट नेवी में की वर्कर्स को आखिर इतनी ज़्यादा सैलरी क्यों मिलती है? 5 तथ्यों के साथ ये वीडियो इसी टॉपिक पे है। ये बात तो जग जाहिर है कि लीगली जल्दी अमीर बनने का एक फास्ट शॉर्टकट है मर्चेंट नेवी के जहाज़ों पर नौकरी करना, जिसमें कैरियर के स्टार्टिंग में 2-3 कॉन्ट्रैक्ट तक कोई खास कमाई नहीं होती है और जो कुछ होता भी है तो वह घर आते आते ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करते जाने पर एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट अचीव करने के साथ साथ बैंक बैलेंस का ग्राफ भी बढ़ता जाता है। ऑफिसर्स इंजीनियर्स लेवल पे आ जाने पर जहां महीने की कमाई कई लाख रुपए मिलता है, वहीं मास्टर और चीफ इंजीनियर की सैलरी 10 लाख से लेकर 15-16 लाख प्रति माह मिलती है। अब सपोज करो कि लैंड जॉब में अगर कोई बंदा 60-70 हज़ार रुपये प्रति माह के हिसाब से सैलरी पाकर कितना शानो शौकत और गुरूर में जीता होगा, तो वही 60-70 हज़ार रुपये या मास्टर और चीफ इंजीनियर प्रतिदिन के हिसाब से कमाते हैं, तो इनमें कितना गुरूर होना चाहिए। खैर, इस वीडियो में हम इसी बात पर तथ्यपरक डीपली विश्लेषण करेंगे कि मर्चेंट नेवी में आखिर इतना पैसा क्यों मिलता है। आगे बढ़ने के साथ साथ आपसे निवेदन है कि अभी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मर्चेंट नेवी से रिलेटेड हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो सेलर की सैलरी सबसे ज़्यादा होने का पहला कारण है अरबों रुपए की संपत्ति की जिम्मेदारी। अरबों रुपए के जहाज़ का देखरेख, मरम्मत और ऑपरेट करना, और इसके लिए अनट्रेंड अनाड़ी जैसे किसी को भी सिलेक्ट किया जाए तो उसके थोड़े से मिस्टेक से जान और माल का काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए वेल ट्रेंड, मेराइन एजुकेटेड और एक्सपीरियंस बंदों को ऊंची सैलरी पर सिलेक्ट किया जाता है। कार्गो का लोडिंग, जहाज़ को सेफली नेविगेट करके दूसरे देश में सेफली कार्गो डिस्चार्ज करना, ये काम शिप ओनर और कस्टमर, शिप क्रू और ऑफिसर्स के भरोसे ही तो करते हैं, और बेसिकली इसी काम के पैसे भी मिलते हैं। अरबों की संपत्ति आप ही के भरोसे होती है, और वैसे भी हाथी पालोगे तो खर्चे तो लगेंगे ही। दूसरा कारण है वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन, यानी पैसेंजर्स या अरबों रुपए के कार्गो को पानी के रास्ते एक देश से दूसरे देश ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता रास्ता है वाटरवेज, यानी पानी का रास्ता। धरती और आकाश से भी सस्ता किराया पड़ता है यहाँ। एक जहाज जब हजारों ट्रक के बराबर माल को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाता है, तो उस माल का मालिक यानी कस्टमर उस जहाज के मालिक यानी शिप ओनर को पर डे के हिसाब से कई लाख रुपए किराया देता है। यानी एक बार के कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में करोड़ों रुपए शिप ओनर को मिल जाते हैं। ऑन एवरेज देखा जाए तो इतने ज़्यादा कार्गो की सप्लाई के लिए कस्टमर को जो किराया देना पड़ता है वह उसके लिए सस्ता होता है, और शिप ओनर को मिलने वाला वह किराए का पैसा काफ़ी अधिक मुनाफे का सौदा होता है। और उस मुनाफे में से जहाज़ का मालिक अगर औसतन 5% ही जहाज़ के क्रू कर्मचारियों में बांट देता है, तो शिप ओनर के लिए यह डिस्ट्रीब्यूटेड सैलरी अमाउंट ऊँट के मुंह में जीरा समान होता है। लेकिन वही अमाउंट शिप क्रू और ऑफिसर्स के लिए काफ़ी बड़ा होता है। तीसरा कारण है मल्टीपर्पज़ वर्क। सिविल जॉब में किसी एक पार्टिकुलर काम के लिए कोई एक टीम या कोई एक बंदा फिक्स होता है, और वह बस वही एक काम करता है और उसी काम के लिए जाना जाता है। जैसे क्रेन ऑपरेटर बस क्रेन को ऑपरेट करता है और उसी के पैसे मिलते हैं। ड्राइवर को बस गाड़ी चलाना होता है और उसी के पैसे मिलते हैं। और ऐसे ही मुंशी, क्लर्क, क्लीनर, पेंटर, फिटर एंड सो ऑन मोर एंड मोर लाइक दिस। लेकिन इस तरह के सैकड़ों प्रकार के टेक्निकली और बोरिंग से लेकर डेंजरस तक के काम करने की काबिलियत सिर्फ एक सीफेयरर्स में होती है। एक जहाज़ पर 100 तरह के काम होते हैं, और प्रत्येक काम को बेहतरीन, प्रोफेशनल, सेफली, फास्ट और एक्यूरेट तरीके से करने का नॉलेज, एक्सपीरियंस और हैबिट रखनी पड़ती है। जहां एक सीमेन को तैयार करने में मैरीटाइम एकेडमी में काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वहीं लगभग परफेक्ट जहाज़ी बनने के लिए उसे 2 से 3 कॉन्ट्रैक्ट तक जहाज़ पर काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इस तरह मल्टीपर्पज़ वर्क और वर्कलोड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक सेलर को मिलने वाली सैलरी उत्कृष्ट होनी चाहिए। चौथा कारण है वर्क प्लेस पर 24 घंटे रहना। लैंड जॉब में यह रहता है कि 8 घंटे काम करने के बाद आपको 16 घंटे का पर्सनल टाइम मिल जाता है।
केवल 8 घंटे ही वर्क प्लेस, सीनियर्स और सहकर्मियों के साथ प्रोफेशनल टाइम बिताने के बाद फिक्स 16 घंटे आप अपने पर्सनल टाइम के मजे ले सकते हैं। जहाज एक पूरा का पूरा वर्क प्लेस है। देखा जाए तो यहाँ 24 घंटे आपको ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का वर्क शेड्यूल ऐसा है कि आपका पर्सनल टाइम भी यहाँ के प्रोफेशनल टाइम के अंतर्गत आ ही जाता है। और वो कैसे, तो इन 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं। पहला है ऑल टाइम स्टैंड बाई। STCW 95A और MLC 2006 के प्रतिपादित रूल में सीमेन को 24 घंटे में से कम 8 और अधिक से अधिक 14 घंटे काम और 10 घंटे आराम करने का प्रावधान है। और विधान ये भी है कि जब भी जरूरत पड़ेगा आपको दोबारा लौट के काम पे आना पड़ेगा। कुछ इमरजेंसी कामों जैसे कि मूरिंग, एंकरिंग, ऑयल स्पिलेज, सेफ्टी मीटिंग्स और मॉक ड्रिल इत्यादि के लिए आपको जब भी बुलाया जाएगा तो आपको आना ही पड़ेगा। और कभी कभी तो इमरजेंसी में कंटिन्यू 24 घंटे, 30 घंटे और 40 और 50 घंटे तक काम करना पड़ जाता है। मैं खुद अपने कैरियर के पहले शिप पर एक बार यमन के नेस्तून पोर्ट पर कंटिन्यू 40 घंटे ड्यूटी किया था। दिन में 8 से 5 काम करने के बाद नहा धोकर 7 बजे तक डिनर करके इस उम्मीद में नहीं सो सकते कि अब सुबह 7 बजे ही उठना है ड्यूटी के लिए। क्या पता रात को जब पहली और गहरी नींद में सो रहे हो तभी किसी और ज़रूरी काम के लिए आपका बुलावा आ जाए। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है शिफ्ट वर्क का। 6 घंटे की ड्यूटी यानी 6 on 6 ऑफ की ड्यूटी में 6 घंटे काम और 6 घंटे आराम करने को मिलता है। मतलब 6 घंटे ड्यूटी के बाद जो 6 घंटे का रेस्ट मिलता है तो वो भी एक तरह से ड्यूटी ही होता है। उसी में नहाना धोना, खाना पीना, कॉलिंग, चैटिंग और सोना होता है। केवल 6 घंटे के रेस्ट आवर में ये सब कुछ करना पड़ता है। शिफ्ट वर्क में तो ऐसा अक्सर होता रहता है कि नींद लाने के प्रयास में आप बिस्तर पर करवटें बदलते रह जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती है और ड्यूटी के लिए वेकअप कॉल जरूर आ जाता है। यह 6 on 6 ऑफ में रेस्ट आवर भी ड्यूटी आवर्स बन जाता है। यानी रेस्ट आवर्स में फिक्स जो कुछ आपको करना है वो करना ही करना है। मतलब 24 आवर्स प्रोफेशनल लाइफ। 5वां कारण है रिस्क ऑफ लाइफ। मोटे तौर पे कहें तो बीच महासागर में एक तिनका समान लोहे की दुनिया में लोहे पर लोहे का काम करना। यहाँ पे रहना भी रिस्क है और अधिकतर कामों में भी रिस्क है। और इतना रिस्क है कि बिस्तर पर गाने सुनते हुए कान में हेडफोन लगाकर सोना भी रिस्क है। भगवान न करे कि जहाज जैसे वर्क प्लेस पर बीच समुंदर में अगर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट या बीमारी हो गया तो इमीडिएट हॉस्पिटल या डॉक्टर नहीं मिलेगा। कहीं जहाज का ही कुछ हो गया तो भी रिस्क है। लेकिन खैर ये सब रेयरली कभी कभी कहीं कहीं होता है। और देखा जाए तो समुद्र से ज़्यादा ज़मीन पे दुर्घटनाएं होती रहती है। मतलब खतरा तो ज़मीन पे ज़्यादा ही है। समुद्र में अगर कहीं कोई घटना हो गया तो उसकी खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और ज़्यादा दिनों तक चर्चा का विषय बना रहता है। लेकिन ज़मीन पर किसी के घर से 10 किलोमीटर दूर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गया तो उसे मालूम ही नहीं रहता है। इन 5 कारणों के अलावा और भी कोई कारण आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।